हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन इसके पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे थे। आज हम ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। इस बुक में वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं। जमींदारी व्यवस्था देखते हैं तो इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम किसने आरंभ की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1772 ईस्वी में। बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग 1772 ईस्वी में। किसी अस्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फिलिप फ्रांसिस को जाना जाता है। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल हैं। कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू की थी? तो 1790 ईस्वी में लागू किया था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त किसके शासन में प्रारंभ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया गया था अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया था? तो 22 अप्रैल 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया था? तो जमींदारों के साथ। अस्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम क्या थे? तो इस्मतारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी था। चीर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका कारण क्या था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। इसका मुख्य कारण क्या था? तो जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित न होना था। सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय था? तो अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। तो कब हुआ था? तो 1794 में लागू किया गया था। किसने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अब देखते हैं रैयतवारी व्यवस्था को। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। तो कौन थे? तो अलेक्जेंडर रीड थे 1793 ईस्वी में और थॉमस मुनरो थे 1809 और 1820 ईस्वी में। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो रैयतवारी व्यवस्था से संबंधित थे। ब्रिटिश शासित भारत में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित थी? तो पश्चिमी भारत तथा दक्षिणी भारत में। अंग्रेजों ने रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो कौन सी व्यवस्था थी? तो रैयतवारी प्रथा था। रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य हैं तो किसानों के द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयतों को पट्टे पर भूमि देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का संरक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। अब देखते हैं महालवारी व्यवस्था को। भारत में तालुकदारी महालवारी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1819 और 1822 में लागू किया गया है।
महलवारी बंदोबस्त के बारे में सत्य कथन है तो यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अधिकांश भाग में लागू किया गया था। भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंधित थे, जिसे तकनीकी रूप से हिस्सेदारी को शेयर का ढांचा कहा जाता था। तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध किससे था तो अवध से था। दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना जाता है तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1839 में हुआ था। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब परिभाषित किया गया था तो 1885 में किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था तो 1900 ईस्वी में। कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गया। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था तो भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था तो व्यक्तिगत कृषक, जमींदार तथा ग्राम समुदाय के पास था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त से क्या हुआ था तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भू-धारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है। तो किसने लिखा है तो हॉर्ट मैकेंजी ने। औद्योगिकीकरण के संदर्भ में सही तथ्य है तो यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे तो जुलाहों पे किए थे। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं तो रमेश चंद्र दत्त हैं। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है तो मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था तो कलकत्ता के अधिवेशन 1896 ईस्वी में। अब देखते हैं भूमि व्यवस्था एवं उनके प्रवर्तक को देखते हैं। इजारेदारी व्यवस्था तो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवारी बंदोबस्त तो टॉमस मुनरो। महलवारी बंदोबस्त लॉर्ड मैकेंजी। बम्बई रैयतवारी तो एल्फिंस्टन। बनारस तथा अस्थायी बंदोबस्त जोनाथन डंकन थे। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन थे तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्य अय्यर तथा आरसी दत्त थे। अंग्रेजों के शासन काल में भारत की आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी तो दादा भाई नौरोजी ने। प्रॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या है।
तो भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खां। कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त तथा एम.जी. रानाडे। किसने यह विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था? तो धनिक वर्ग के द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरहीज दिया जाना। शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए किया जाता था। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्ज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियां होम चार्ज की संगठक है? तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि है। भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किस में किया गया था? तो रेलवे में, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में किया गया था। वर्ष 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? तो बम्बई में। बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कावसजी नाना भाई के द्वारा किया गया था। औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? तो निर्यात अधिशेष था 1760 से 1947 ईस्वी। शॉर्ट पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाए गए थे? तो यूरोपीय के द्वारा। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्याय वस्तुएं स्टेपल कमोडिटीज क्या थी? तो कपास, रेशम, सोना और अफीम था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च टटकर था। 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिचर्ड स्टेचरी ने किए थे। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार था। 1916 में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो टी.एच. हॉलैंड की अध्यक्षता में किया गया था। 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।